नमस्कार, स्वागत है आपका हॉराइजन हिंद कौन बनेगा एमएलए में। कौन बनेगा एमएलए एक ऐसा शो है जिसमें हम एफिशिएंट लोगों को बुलाते हैं, ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिनमें जन सेवा का जज्बा हो। लेकिन आज का शो थोड़ा डिफरेंट है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो अजमेर दक्षिण में पिछले 20 साल से, बिल्कुल सही सुना आपने, 20 साल से लगातार विधायक है। श्रीमती अनीता बघेल एक बहुत एफिशिएंट सोशल वर्कर हैं। बहुत अच्छा इनका लोगों के बीच में छवि है, लोगों के बीच में उठना बैठना बहुत अच्छा है। और 20 साल में आज तक मुझे याद नहीं आता कि अनीता बघेल के खिलाफ या उनके छवि को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी ऐसी बड़ी खबर हमने सुनी हो। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हॉरिजन के दर्शकों को मिलाने के लिए आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, उसके लिए नरेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैडम, लोग 5 पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, सरकारें चलती हैं उसमें। आप 25वें साल में प्रवेश करने की तैयारी, क्या माने हैं? देखिए, यह लोकतंत्र है ना। और लोकतंत्र में खुद से कुछ नहीं होता जब तक कि जनता आपके साथ खड़ी ना हो। अब तो ये तो जनता को ही तय करना है कि 25वें वर्ष में वो प्रवेश कराने जा रही है या नहीं। ये जनता तय करेगी और जनता इस सवाल का बहुत अच्छे से जवाब भी दे सकती है। मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। मैडम, मुझे एक बात बताइए, अगर अपन समअप की बात करें, कोई भी चीज़ शुरू की जाती है तो उसका अंत या उसका सार एक तरह से हर 5 साल में लोगों के बीच जनप्रतिनिधि जाते हैं, लोगों की राय से जीत कर आते हैं, लोगों के काम करते हैं। तो हर 5 साल बाद अपने आप में एक डेवलपमेंट दिखाई देता है। आप जो चुनाव जीतता है, आप जैसा व्यक्ति, वो अपने पर्सनालिटी में भी डेवलपमेंट देखता होगा, वो क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया है उस चीज़ में भी डेवलपमेंट देखता होगा। तो हर 5 साल में अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास मेरे ख्याल से लोग करते होंगे, जैसे आप करती आई हैं। आप हमें 20 साल का सार बताइए, आपकी उपलब्धि अजमेर दक्षिण के 20 सालों में आपने क्या उपलब्धि हासिल की है, अजमेर दक्षिण के लिए क्या क्या किया है, एक ब्रीफ बताइए। देखिए, ब्रीफ में यदि आप सुनना चाहेंगे और आपके दर्शकों को बताना चाहेंगे तो मैं 2-3 सेंटेंस में अपनी बात को पूरा करती हूँ। अजमेर दक्षिण विधानसभा में आदमी को क्या चाहिए, है ना? स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, आवास चाहिए और सड़क नाली चाहिए। ये मूलभूत उनकी आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अजमेर दक्षिण विधानसभा में प्रत्येक 1 किलोमीटर पर शहरी चिकित्सालय स्थापित हमने किए हैं। और वो शहरी चिकित्सालय ऐसा नहीं है कि आपने चिकित्सालय स्वीकृत करा दिया, एक डॉक्टर बैठ गया, जिस तरह से अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने जनता क्लिनिक खोले हैं, है ना, वैसा नहीं है। हमने पिछले 20 सालों में परमानेंट स्थायी चिकित्सालय स्थापित किए हैं, जिसमें डॉक्टर्स की पोस्टें हैं, जिसमें मेडिकल का स्टाफ है, जिसमें कंपाउंडर है, नर्सेज हैं। ऐसा पूरा एक सुसज्जित चिकित्सालय स्थापित हुआ है। और वो चिकित्सालय ऐसा नहीं है कि किराए का भवन ले लिया और वहाँ संचालित हो रहा है एक कमरे में। कांग्रेस के समय में भी जो चिकित्सालय किराए के भवन में संचालित हो रहे थे, वो सारे के सारे चिकित्सालयों को इस 20 साल की उपलब्धि है कि प्रत्येक चिकित्सालय को स्वयं का भवन है। और उनमें से बहुत सारे चिकित्सालय तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में खुले हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज में खुले हैं। मैं आपको एक के बाद एक गिलाना शुरू करती हूँ। देखिए, डिग्गी डिस्पेंसरी जो हमारी विधानसभा का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, डिग्गी की डिस्पेंसरी के बाद स्वयं का भवन है। उसके बाद आ जाइए आप पहाड़गंज का चिकित्सालय। पहाड़गंज का चिकित्सालय पिछले 30-40 सालों से किराए के भवन में संचालित था। 20 साल के मेरे कार्यकाल की देन है, जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आया 2013 से 18 के बीच में, तो हमने उस शहरी डिस्पेंसरी को स्वयं का भवन दिया। और इस कार्यकाल में मैंने खुद ने विधायक कोष से 50 लाख रुपए स्वीकृत किए उसके लिए। एक बहुत सामुदायिक स्वास्थ्य का केंद्र वो कैसे बने,
वहाँ स्थानीय महिलाओं को चिकित्सा की सुविधा कैसे मिले और आने वाले समय में वहाँ डिलीवरी की भी सुविधा मिल जाए, उस बात को दृष्टिगत रखते हुए उस हॉस्पिटल का एक्सपांशन किया जा रहा है। उसके बाद आप आ जाइए भगवानगंज। रामगंज का जो शहरी स्वास्थ्य केंद्र था, वो रामगंज का शहरी स्वास्थ्य केंद्र लगातार किराए के भवन में संचालित हो रहा था। उस किराए के भवन को स्वयं का भवन उपलब्ध कराने की कोशिश हमने की एज ए विधायक, एज ए मंत्री, और हमारे रिटायर्ड IAS अधिकारी अशोक सामरिया जी ने स्वयं का भवन दान में दिया और दान के भवन से आज वो शहरी स्वास्थ्य केंद्र जो लंबे समय से किराए के भवन में संचालित हो रहा था, स्वयं के भवन में संचालित हो रहा है। अजय नगर का स्वास्थ्य केंद्र स्वयं के भवन में संचालित हो रहा है। चंद्रवदाई नगर, जो पुरानी बसी हुई चंद्रवदाई नगर है, वहाँ पे स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं थी। उन स्वास्थ्य की सेवाओं को प्रदान करने के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से शहरी स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंद्रवदाई में आप देखिएगा, तारागढ़ रोड पर जाते हैं तो राइट हैंड में बहुत बड़ा चिकित्सा का परिसर वहाँ बना। आप गड्डी मालियन की शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर चले जाइए, विधायक कोष से उसका भवन बना और आज सुसज्जित तरीके से संचालित हो रहा है। आप गुलाबबाड़ी क्षेत्र में चले जाइए, गुलाबबाड़ी डिस्पेंसरी जो लगातार किराए के भवन में चल रही थी, इस कार्यकाल में, मेरे इस कार्यकाल में 1 करोड़ रुपए की राशि लगा करके मैंने उसको स्वयं का भवन दिया। श्रीनगर रोड का डिस्पेंसरी जो लगातार किराए के भवन में चल रहा था, हमने उस श्रीनगर रोड की डिस्पेंसरी को स्वयं का भवन दिया। और सबसे बड़ी बात, हमारा सैटेलाइट चिकित्सालय, वो सैटेलाइट चिकित्सालय आदर्श नगर के गांधी भवन, जो आदर्श नगर सोसाइटी का गांधी भवन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, सामुदायिक केंद्र था, सामुदायिक भवन था, उसमें बरसों से चला। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उस सरकार के कार्यकाल में वो भवन बना। और आज कोविड के समय में जब कोविड आया तो डेडिकेटेडली JLN हॉस्पिटल कोविड के लिए रिजर्व हो गया, लेकिन उसके भवन के बनने के कारण से, उसमें चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होने के कारण से आप देखिए कि बहुत सारे जो रोगी थे, जो अन्य मरीज थे, अन्य रोगों से ग्रस्त थे, उनका उपचार एकमात्र सैटेलाइट चिकित्सालय में संभव हुआ और वहाँ उन रोगियों का उपचार हुआ, वहाँ सर्जरी हुई। नहीं तो लोग परेशान हो रहे थे कि JLN तो कोविड के लिए डेडिकेटेडली रिजर्व हो गया, अब हम जाएँ तो जाए कहाँ इलाज कराने के लिए। तो ये सिर्फ मैंने मेडिकल के क्षेत्र की उपलब्धियाँ बताई हैं 20 साल की। मेडिकल में, शहरी क्षेत्र में भूमि चिन्हित करना, भूमि प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है। शहरी क्षेत्र में आपको भूमि नहीं मिलती है, सरकारी भूमि रिजर्व, लेकिन हमने सरकारी भूमि भी ढूंढी और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण थे उनको भी साफ किया, और जहाँ सरकारी भूमि नहीं थी वहाँ पर लोगों से रिक्वेस्ट करके दान के भवन लिए। विजय पोलो क्लिनिक, आज श्रीनगर रोड डिस्पेंसरी का नाम विजय पोलो क्लिनिक है। 2003 से 8 के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय विजय जी जो एक डॉक्टर हुआ करते थे, उनकी अचानक मृत्यु हो गई थी और उनके माता पिता चाहते थे कि जिस भवन में विजय जी अपना क्लिनिक चलाते थे दान देना चाहते थे, लेकिन उनकी शर्त थी कि विजय जी के नाम से ही ये डिस्पेंसरी आगे चलनी चाहिए। और मैं हमारे दिवंगत नेता दिगंबर सिंह जी को मैंने रिक्वेस्ट किया और उसकी वैल्यूएशन उस समय कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी विजय जी के नाम से आज वो डिस्पेंसरी वहाँ चल रही है। तो ये हमारे प्रयासों का फल था। नहीं तो आज भी यदि विधायक अनीता बघेल नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं होता, तो 30-40 सालों से लगातार वो स्वास्थ्य केंद्रों को स्वयं का भवन मिला और आराम से रोगी वहाँ आते हैं, अपना उपचार कराते हैं। कोई प्रोसेस है। स्वागत है आपका इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो हम बात कर रहे थे 20 साल से लगातार अजमेर दक्षिण की विधायक रही मैडम अनीता बघेल से। मैडम, आपने जो ये अभी चिकित्सा वगैरह, चिकित्सा के क्षेत्र में अपने विधानसभा क्षेत्र का काम बताया, जनरली ये देखा गया है कि ऐसे ये क्लिनिक्स खुल जाते हैं लेकिन उसमें डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित नहीं हो पाती है, तो वो सुनिश्चित आपने कराने का उसमें प्रयास किया है?
ज़्यादातर यही होता है। देखिए मेरे यहाँ जितने भी शहरी स्वास्थ्य केंद्र हैं उन सब में डॉक्टर्स पदस्थापित हैं, डॉक्टर्स की पोस्ट स्वीकृत है और पैरामेडिकल स्टाफ भी पदस्थापित है, सबकी पोस्ट। कोई डिस्पेंसरी ऐसी नहीं है जिसमें डॉक्टर ना हो। दूसरा मैं एक चीज़ और थी, ये इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके क्या काम हुआ है, सड़कों को लेके, या आप मतलब, मैं तो देखिए बड़ी देखिए मैंने बताया ना आपको कि इंफ्रास्ट्रक्चर यह मैं आपको बताती हूँ। उस समय तत्कालीन हमारे विधायक, 2 बार के विधायक, 10 साल मोटवानी जी एमएलए रहे, है ना, और 10 साल एमएलए रहने के बावजूद भी पहाड़गंज की डिस्पेंसरी हमारे टाइम तक भी किराए के भवन में चल रही थी, रामगंज की डिस्पेंसरी किराए के भवन में चल रही थी, डिग्गी बाजार की डिस्पेंसरी किराए के भवन में चल रही थी, श्रीनगर रोड का डिस्पेंसरी किराए के भवन, वो 10 साल एमएलए रहे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बोला ना, इंफ्रास्ट्रक्चर तो सिर्फ सड़क नहीं आती, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो शिक्षा के भवन भी आ गए, उसमें हॉस्पिटल भी आ गए, उसमें सड़क भी आ गई, उसमें पानी की व्यवस्था भी आ गई, उसमें जीएसएस भी आ गए, सब चीजें आ गई इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मैंने विधायक कोष 2003 से 8 के बीच में, जब मैं पूरब से एमएलए थी, तभी भी हमें नई सड़कें बनाई थी, नए मार्ग प्रस्तावित किए थे। और 2013 से 18 के बीच में जब हमारी सरकार थी, क्योंकि 10 साल तो हमारी सरकार नहीं रही, लेकिन फिर भी 2013 से 18 के बीच में जब हमारी सरकार बनी, तो आप देखिए चंद्रोदय नगर को सीधा हमने ब्यावर रोड से कनेक्ट किया, है ना। उस समय चंद्रोदय नगर ब्यावर रोड से कनेक्ट नहीं था, तारागढ़ रोड से ही होकर लोगों को आना जाना पड़ता था। हमने पहाड़गंज को अजय नगर से कनेक्ट किया, है ना। पहाड़गंज और अजय नगर को जोड़ने वाला एकमात्र आशागंज वाला रोड था और दूसरा कोई रोड ही नहीं था। आज आप जाकर के देखेंगे कि पहाड़गंज से सीधा अजय नगर, पीछे फरीदाबाद होते हुए हमने नया मार्ग बनाया और आज बहुत सारे लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, उस मार्ग का उपयोग कर रहे हैं। हमने बालूपुरा से कल्याणीपुरा को जोड़ा, बालूपुरा और कल्याणीपुरा जुड़ा हुआ ही नहीं था, हमको नसीराबाद रोड पर आना पड़ता था और फिर नसीराबाद रोड से आदर्श नगर होते हुए बालूपुरा जाना पड़ता था। आज बालूपुरा और कल्याणीपुरा कनेक्ट है, डायरेक्ट कनेक्ट है। वो नया वैकल्पिक मार्ग वो बनाने का काम हमने अपने कार्यकाल में किया। हमने नया मार्ग जो है, हालांकि उसको एक बार हम बना चुके, वो वापस टूट फूट की स्थिति में आ गया, लेकिन नया मार्ग हमने मनुवाड़ से लेकर के हमारा जो कल्याणीपुरा है, जो हमारा नारेली गांव है, उस तक एक नया मार्ग हमने प्रस्तावित किया और उस नए मार्ग को हमने एक बार बनाया, लेकिन अभी वर्तमान में वो सीवरेज के कारण टूट फूट की स्थिति में है। लेकिन वो मार्ग उस समय हमने पहली बार बनाया था। यदि वो हम पहली बार नहीं बनाते तो शायद मुझे लगता है कि वो मार्ग ही नहीं बचता, वो जगह ही नहीं बचते, लोग अतिक्रमण कर लेते और फिर कोई आवागमन का कोई रास्ता ही नहीं बचता। तो हमने माखोपुरा में और ये जो क्षेत्र, जो अंदरूनी क्षेत्र जिनको कहलाते हैं, जिनके लिए एकमात्र या तो नसीराबाद रोड ही विकल्प था या फिर आशागंज वाला रोड विकल्प था, उन क्षेत्रों को भी हमने नए मार्ग से जोड़ने का काम किया और आज लोग बाग उसका उपयोग करते हैं। आप देखिए चंद्रोदय नगर में रामगंज थाने के सामने से एक पूरा नया मार्ग जो सोमलपुर को जोड़ता है, ये सोमलपुर वाला नया मार्ग हमने बनाया और इसके कारण से अंदर की कनेक्टिविटी हो गई, लोगों को उपयोगी हो गया कृषि मंडी तक जाने के लिए। आज लोग कृषि मंडी जाने के लिए नए वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करते हैं चंद्रोदय नगर के लोग, और भरपूर रूप से उस मार्ग में इतना ट्रैफिक है कि इतना ट्रैफिक इसलिए है क्योंकि उस मार्ग का लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। पहले मार्ग में था, एलिवेटेड ओवरब्रिज टाइप काम चल रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस पैदा हुआ है। हाँ। और अभी जब बारिश का मौसम आया तो बड़ी हालात गंभीर थी। मैं बताती हूँ आपको, है ना, अच्छा विषय आपने अच्छा विषय मैं बताती हूँ, आपने ध्यान आकर्षित किया, है ना। मेरे क्षेत्र में, मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है ना, वो मूल रूप से रेलवे के कर्मचारियों के द्वारा बसाया गया है, या रेलवे के कर्मचारी वहाँ मकान बनाए हैं इसलिए वो बसा है। रेलवे ट्रैक, जो रेलवे ट्रैक है वो अजमेर की विधानसभा, अजमेर दक्षिण को विधानसभा को 3 टुकड़ों में विभाजित करते हैं, रेलवे ट्रैक, है ना। और उन रेलवे ट्रैकों पर जो लेवल क्रॉसिंग्स हैं, है ना,
वो लेवल क्रॉसिंग्स बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 2003 से 8 के बीच में 2 लेवल क्रॉसिंग स्वीकृत हुए थे, और स्वीकृत नहीं हुए थे, लेवल क्रॉसिंग्स की मांग हुई थी कि यहाँ लेवल क्रॉसिंग बनाया जाए सुभाष नगर और अजमेर डेयरी वाले पे, है ना। उस समय 2013 से 18 के बीच में 2 नए लेवल क्रॉसिंग स्वीकृत हुए। हमारा गुलाबबाड़ी का लेवल क्रॉसिंग स्वीकृत हुआ, और जो हमारा सुभाष नगर का लेवल क्रॉसिंग है वो उस समय पहले कार्यकाल में स्वीकृत हुआ था। लेकिन डीएवी से जमीन विवाद के कारण से, है ना, कोर्ट केस में फंसा वो लेवल क्रॉसिंग, और डीएवी ने जमीन देने से मना कर दिया कि हम जमीन अपनी नहीं देंगे, यदि जमीन मिलती है तो हमको कमर्शियल रेट से पैसे दिए जाएं। सरकार का कहना था कि चूंकि ये जमीन किसानों की एक्वायर करके सरकार ने आपको 1 रुपये में या 25 पैसे में दिए या 15 पैसे में दिए, इसलिए आप इसकी कमर्शियल रेट नहीं ले सकते। जब सरकार ने डीएवी को दी हुई सारी जमीन जिस शर्त के साथ आवंटन की थी, वो आवंटन जब सरकार ने कैंसिल कर दिया, तो डीएवी के लोग जागे कि ये तो हमारे को दी हुई जमीन ही आवंटन कैंसिल कर दिया, अब तो हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। तब वो कोर्ट केस उन्होंने वापस लिया, और कोर्ट केस वापस लेकर के वो ज़मीन मिली। तब ये सुभाष नगर का लेवल क्रॉसिंग का काम बहुत तेज़ी से अभी वर्तमान में चल रहा है। लेकिन जो 2 लेवल क्रॉसिंग है, हमारा अजमेर डेयरी का लेवल क्रॉसिंग और दूसरा हमारा लेवल क्रॉसिंग गुलाबबाड़ी का, मैं आपके चैनल के माध्यम से मुझे मौका मिला जनता को ये बात बताने का। मैं जनता को बताना चाहती हूँ कि वर्तमान की कांग्रेस सरकार ने जो मूल रूप से इसका डिजाइन बना था ठेकेदार को लाभ देने के लिए, उस मूल ड्राइंग डिजाइन में परिवर्तन कर दिया। और हमारे जो तत्कालीन कलेक्टर हैं अंशदीप जी, उन्होंने रेलवे को लिखा, हाँ, वित्तीय स्वीकृति के बाद भी, मैं ये बात चैनल पर कह रही हूँ तो बहुत ऑथराइज मैं ये बात कह रही हूँ। उस समय जो अंशदीप कलेक्टर थे, उन अंशदीप कलेक्टर महोदय ने ये चिट्ठी लिखी रेलवे को कि हमें अंडरपास की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ओवरब्रिज बनाएंगे, अंडरपास नहीं बनाएंगे, हमें अंडरपास की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है जनता को। जबकि मूल ड्राइंग डिजाइन में अंडरपास भी था, रेलवे क्रॉसिंग गुलाबबाड़ी और रेलवे क्रॉसिंग डेयरी फाटक में अंडरपास भी स्वीकृत था। ये अंडरपास नहीं बनाना चाहते थे, और ठेकेदार को हाँ, मैं पूरी बात तो बताइए ना, मैं सुनती हूँ। बतौर विधायक जो एडीएम सिटी है तत्कालीन, उनका फोन मेरे पास आया कि आप ये एनओसी दे दो तो अपना ये काम जो है जल्दी से पूरा हो जाएगा। मैंने कहा क्यों एनओसी दे दें, जब हमने टेंडर किया था तब तो अंडरपास स्वीकृत था, तो हम तो चाहेंगे कि अंडरपास के साथ में बने। नहीं, बहुत डिले हो रहा है काम, इसलिए हम चाहते हैं कि ऊपर का काम बन जाए। मैंने कहा डिले हो रहा है तो आपने ड्राइंग डिजाइन बनाई थी, इंजीनियर्स ने बनाई थी, एमएलएस ने तो नहीं बनाई थी। तो उस समय जब आपने टेंडर किया था तब टेंडर में अंडरपास था, फिर डिले क्यों हो रहा है? आप बताइए ना ठेकेदार को कि आसान काम तो गप और कड़वा थू। तो जो आसान काम है वो ठेकेदार ने बना दिया, और जो कड़वा है, जो जिसको अंडरग्राउंड से डिफिकल्ट काम है, वो आप नहीं क्यों नहीं करना चाहते, हम नहीं लिखेंगे चिट्ठी। फिर हमारे जिला प्रशासन ने चालाकी से हमारे जो स्थानीय पार्षद हैं उनसे चिट्ठी लिखवाने की कोशिश करी कि आप लिख दिए। जब मुझे ये बात की जानकारी मिली कि कलेक्टर ने, जब हमारे जनप्रतिनिधियों ने चिट्ठी नहीं लिख के दी, तो कलेक्टर ने अपने लेटर पैड पर लिख के दे दिया कि हमको ये अंडरपास नहीं बनाना है। और जब मुझे जानकारी मिली तो हमने रेलवे से संपर्क किया, क्योंकि राज्य सरकार मना करने के बावजूद भी खुद कलेक्टर ये चिट्ठी लिख करके दे रहा है, क्योंकि राज्य सरकार की सहमति थी इसके अंदर। और फिर हमने रेलवे को लिखा चिट्ठी, क्योंकि रेलवे ने अल्टीमेटली तो रेलवे ने अप्रूव किया ना, 50% राशि तो रेलवे की भी है, 50% राशि राज्य सरकार की है, तो 50% राशि रेलवे की, और 50% बनकर के ही वो एक अमाउंट निश्चित हुआ था कि इतने करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। तो जब रेलवे के पास ये बात मैं लेकर के पहुंची कि आप जो है कतई इस पर सहमति मत दीजिए, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है, इसलिए हमारी बात वहाँ सुनी गई। और सुनकर के रेलवे ने वापस चिट्ठी लिखी कि हम इस ड्राइंग को स्वीकार नहीं करेंगे, हम जो ओरिजिनल ड्राइंग हमारी है हम उसकी स्वीकृति के साथ, हाँ, उसी में हम इसको आगे बढ़ेंगे। और इस कारण से ये काम रुका रहा। और अब चूंकि रेलवे ने ये बात कही है कि हमको आप लेकर के आइए स्वीकृति, जो ओरिजिनल स्वीकृति थी उस ओरिजिनल स्वीकृति की आप सहमति दीजिए, तब हम इस काम को
जो है अनुमति देंगे आपको करने की, और उस कारण से अब पुनः अंडर ब्रिज बनने की कवायद शुरू हुई है। और अंडर ब्रिज करने ये 5 साल तक राज्य सरकार, चूंकि विधायक भारतीय जनता पार्टी से है, इसलिए 5 साल तक किसी न किसी तरह से पैसा नहीं देना पड़े ठेकेदार को, भुगतान नहीं करना पड़े। यदि उसी समय कार्यकाल काम पूरा हो जाता तो पूरा भुगतान राज्य सरकार को करना पड़ता, लेकिन राज्य सरकार ने स्वीकृत काम, जो काम प्रारंभ हो गया, जो काम आधा पहुंच गया, उसको भी रोकने का काम ये 5 साल के, क्योंकि बीजेपी का कार्यकाल जब तक था तब तक ये काम जैसी स्थिति में उतना पूरा काम उसी समय हो गया था। जब से कांग्रेस की सरकार है, हाँ, ये आपको लगता है कि मैनिफाइड इंटेंशन से हुआ है? जब जनप्रतिनिधि नहीं चाह रहा है, ओरिजिनल ड्राइंग डिजाइन में आप चेंजेस क्यों कर रहे हैं? आप सिर्फ ठेकेदार को लाभ देने के लिए, ठेकेदार कठिन काम नहीं करना चाहता इसलिए क्योंकि आपको लाइन के नीचे से अंडरपास बनाना पड़ेगा ना, जो रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है उसके नीचे से आपको भारी भरकम मशीनरी की ज़रूरत है, आपको टिपिकल मशीनरी और टेक्निकल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, ताकि आप लाइन में किसी तरह से कोई डिस्टर्ब नहीं करें, क्योंकि उसके ऊपर से ट्रेन निकलती है। तो ऐसी स्थिति में टिपिकल काम नहीं करना चाहता जिला प्रशासन और रुड़सी को, जो राज्य सरकार की एजेंसी, वो टिपिकल काम नहीं करना चाहता, इसलिए उसने ड्राइंग डिजाइन में चेंजेस कर दिया। तो ऐसे थोड़ी संभव है कि भाई आप अपनी मर्जी से ड्राइंग डिजाइन में चेंजेस, जब आप इनिशियली जो ड्राइंग डिजाइन आपने स्वीकृत की थी, वो कोई ना कोई इंजीनियर ने ही तो बनाई होगी, अनाड़ी ने तो नहीं बनाई है। जब किसी न किसी इंजीनियर ने बनाई है और उसको स्वीकृति मिली है स्टेट गवर्नमेंट से और रेलवे ने, दोनों ने मिलकर के उस ड्राइंग डिजाइन को स्वीकृत किया, तो आप अपने स्तर पर उस ड्राइंग डिजाइन को कैसे चेंज कर सकते हैं? सही। तो ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमें। ये मतलब मैं जब भी उस तरफ से हम लोग गुजरते थे तो रामचंद्र चौधरी जी हैं, उनका वो डेयरी प्लांट उस तरफ ही है। तो लास्ट टाइम मुझे याद है मैं जब गया तो उन्होंने कहा था, सब पत्रकारों को कहा था कि यार भाई लोग इसको लिखो यार, बहुत परेशान हो गए। वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। आपका खैर अपना, मैं आपको और डिटेल इसके अजमेर डेयरी के संबंध में डिटेल में बताना चाहूंगी। देखिए, जब ये प्लान स्वीकृत हुआ था, है ना, और जब ये प्रारंभ हुआ उस समय 2 ट्रैक निकलते थे यहाँ से, सिर्फ 2 ट्रैक थे। आज की तारीख में वहां 5 ट्रैक है। अब अंडरपास बनेगा तो 5 ट्रैक के नीचे से ही बनेगा ना। ये जो रुड़सिको कंपनी, जो स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है, उस रुड़सिको कंपनी ने यदि ये टाइमली बना दिया होता तो शायद 2 ट्रैक को के नीचे से ही हमको अंडरपास के लिए खोदनी पड़ती जमीन। अब हमको 5 ट्रैक के नीचे से निकालना पड़ेगा। ट्रैक डल गए, हमारा ओवरब्रिज का काम नहीं हुआ और ट्रैक रेलवे ने डाल दिया, है ना। एक्स्ट्रा ट्रैक भी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 2 ट्रैक एक्स्ट्रा डल गए वहाँ पे, है ना। 1 ट्रैक यात्री भार वाली गाड़ी के लिए डला है। अब ये 5 ट्रैक के नीचे से अंडरपास बनाने के लिए आपको ट्रेन उसके ऊपर से नहीं लिखे, इसलिए ट्रेनों को रोकना पड़ेगा। ट्रेनों को रोकना पड़ेगा तो 1 घंटा ट्रेन रुके, उसकी कैलकुलेट किया था कॉस्ट रेलवे के अधिकारियों के साथ मैंने। 25 लाख रुपए लागत है, 25 लाख रुपए 1 घंटा रेलवे रुके, ट्रेन रुके उसके लिए। तो आप 24 घंटे में से 12 घंटे आपको ट्रेन रोकनी है। 12 घंटे तक काम चलेगा तो 12 घंटे आपको ट्रेन रोकनी है, या 8 घंटे ट्रेन रोकनी है। तो 8 घंटे 25 × 8 घंटा कितना कैलकुलेशन होता है? 1 ट्रैक का 5 ट्रैक पर गाड़ियां रुकनी है, तो कितना करोड़ हो गया इसकी लागत? तो रेलवे, ये नीचे के लेवल की बात नहीं है कि नीचे के लेवल पर रेलवे के अधिकारी आपको अनुमति दे दे। ट्रेन रुकनी है पूरे 8 घंटे, तो ट्रेन रुकनी 8 घंटे, तो ये तो रेलवे बोर्ड अनुमति दे सकता है, छोटे मोटे तो कोई अनुमति दे ही नहीं सकते। और वो रुके, एक सेकेंड, वो 8 घंटे तक ट्रेन रुके और उन 8 घंटों में हमारे इतने एक्सपर्ट हो कि वो उन 8 घंटों में अंदर कर ले काम, है ना। मेन बात वो कर ले, है ना। परंतु हमारे इंजीनियर्स तो घबराए हुए हैं, हम पता नहीं होगा नहीं होगा, 8 घंटे हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। रेलवे अनुमति दे भी देगा, चलो 8 घंटे ट्रेन रोकने के, तो एक बार तो हो गया कमाल। ये स्टेट गवर्नमेंट इसको एग्री नहीं करी, स्टेट गवर्नमेंट के इंजीनियर घबराहट में ये तय नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ये तो रिस्क है ना, ये रिस्क ले स्टेट गवर्नमेंट ले कि नहीं हम करेंगे, और अपने इंजीनियर्स की एक एक्सपर्ट्स की टीम लगाए इसमें,
है ना। ऐसे सैद्धांतिक रूप से किताब से पढ़े हुए इंजीनियर काम में नहीं आने वाले। हाँ, जो प्रैक्टिकल समझता है उस चीज़ को वो सब वैसा उसका, तो ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ये तो स्टेट गवर्नमेंट की लापरवाही कह सकते हैं। यदि स्टेट गवर्नमेंट जागरूक होकर के इस सब पर कवायद कर ले, पर मुझे लगता है कि अभी जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति प्रोजेक्ट को हाथ में लिया है, तो उस गति शक्ति प्रोजेक्ट के कारण से रेलवे हर सप्ताह स्टेट गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखता है, और यदि स्टेट गवर्नमेंट इसको पूरा नहीं करेगी टाइमली, तो जितना कॉस्टिंग बढ़ेगा वो कॉस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट के माथे डलेगा। दूसरी बात, ये जो सैनिटेशन और नालियों का काम है, अभी जैसे बिपरजॉय तूफान आया, तो आपका, क्योंकि आप में एक खास बात यह है, आपने कभी भी अपना लाइफस्टाइल नहीं बदला। आप जब विधायक नहीं थी तब भी वहीं सिंपल उसी एरिया में रहती थी। आज मंत्री रह ली 20 साल में तक, आपका प्रोफाइल वही तो भैया आप आज भी वहीं रहते हो। हमें ये जानकारी मिली थी, मैं नहीं जानता इस जानकारी कितनी सही है। मेरे कुछ पत्रकार मित्रों ने कहा कि भाई साहब, अनिता मैडम के घर के बाहर दलान में पानी भर गया बिपरजॉय तूफान के दौरान, जब निचली बस्तियां डूबी। मतलब आपके खुद का घर पानी में तर था। आपको कैसा लगा उस समय? देखिए, नरेश जी, पत्रकारों ने नहीं बोला, आप है ना, डायरेक्ट नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये एक फेलियर है। नहीं, फेलियर तो नहीं कैसे कहेंगे इसको, पूरे शहर को देखा है। मैंने डिनारी से भी ये कहा था, मैंने कहा 20 साल लगातार आपकी जोड़ी रही है, आप और मैं आपको बताती हूँ ना, आप मेरा जवाब तो सुने। अजमेर में और बाकी के शहरों में क्या अंतर है? भौगोलिक दृष्टि से? हाँ, भौगोलिक दृष्टि से। भौगोलिक दृष्टि से अजमेर पहाड़ों से घिरा है। हाँ, है ना, ये बहुत नहीं मैदानी इलाके है ना। अजमेर देखिए आप यूं है ना, अजमेर यूं डीप कटोरा है अजमेर, ठीक है ना, ये कटोरा है अजमेर। अजमेर के चारों तरफ, अजमेर के चारों तरफ अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है ना। तो अजमेर के चारों तरफ अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और ये मैंने और आपने नहीं, हमने खुद ने इस शहर को के मूल स्वरूप को बिगाड़ा है ना। क्या जरूरत थी आना सागर के चारों ओर हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी बसाने की? किस जमाने में हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी बसी? आज नहीं बसी, अनीता बघेल के जमाने में नहीं बसी हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी, है ना। आज आना सागर ओवरफ्लो कर, हमारे यहाँ पुरातन समय में अजमेर की भौगोलिक परिस्थितियों को देख करके झीलों का निर्माण हुआ था ना। फाय सागर झील तो अंग्रेजों के टाइम में बनी। अंग्रेजों ने भी इस बात का ध्यान रखा था कि यदि ये झील ओवरफ्लो होती है तो इसका पानी कहाँ डाइवर्ट होगा, कहाँ लेवल जा रहा है। फाय सागर झील का पानी ओवरफ्लो होकर के आना सागर में आता है, लेकिन उस आना सागर वाले ओवरफ्लो में के रास्ते में, फाय सागर और आना सागर के रास्ते में कितने अतिक्रमण हुए हैं? बाड़ी नदी का क्या स्वरूप हुआ है ना। ये सिर्फ कर्मचारी, ये आम आदमी, किसने टाउनशिप बसाई है वहाँ पर? उस बाड़ी नदी के आसपास किसने टाउनशिप बसाई है? हम ही लोगों ने टाउनशिप बसाई है ना, हमारे लोगों ने अप्रूव कराई है टाउनशिप। और उसके बाद में आज बाड़ी नदी का स्वरूप क्या है? एक नाले के रूप में परिवर्तित हो गया। आना सागर का पानी ओवरफ्लो होकर के पाल बिछला में जाता था। पाल बिछला आज की तारीख में नो कंस्ट्रक्शन जोन है ना। फिर भी 20 साल में बोल रही हूँ मैं बता रही हूँ ना, 20 साल के समय में नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित हुआ है। ये 20 साल के समय में फिर भी लोग वहाँ चाहते हैं कि नल लगे, वहाँ सड़क बन जाए, वहाँ बजरी का डंपर खाली हो जाए, है ना। ये आप और मैंने तो मकान नहीं बनाया है, आप ही लोग सिफारिश करते हैं, मैडम वहाँ पर वो एक नल का कनेक्शन लगा दीजिए ना, आपके यहीं से सिफारिश आती है ना। व्यक्तिगत हम क्या सार्वजनिक हित, हम हमारे शहर के प्रति कोई सार्वजनिक हित रखते हैं क्या? हम कोई सार्वजनिक हित नहीं रखते। और फिर जो निचला इलाका, पानी का फ्लो आप और मैं नहीं रोक पाएंगे, है ना। जहाँ पानी जाना है स्वाभाविक रूप से वहीं पानी जाएगा। और कभी कभी विपरजॉय जैसे तूफान कोई हर वर्ष नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं, है ना। तो प्रकृति को आप छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति आपको
बर्दाश्त नहीं करेंगे, है ना। तो ये प्रकृति आपको चुनौती देती है कि आप उसको छेड़छाड़ नहीं करें। आपने उसको छेड़ा है। हमारा पाल बिछला का पानी खानपुरा जाता है ना। खानपुरा के मार्ग में रोज रोकने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने कहा ना, रोकने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की। हम तो रोकते हैं ना रोज। मैंने तो आना सागर पाल बिछला में नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित हुआ है, वहां मकान नहीं बनने चाहिए, ये मैंने कहा है। हमने विरोध भी सहा है उसका, हमारे खिलाफ जुलूस भी निकले हैं, है ना। और हमने तो हम अपनी बात पर डटे हुए हैं, है ना। हाँ, और लोग छतों पर खड़े होकर पथराव हमारे इस चुनाव आप तो पत्रकार के साथ साथ राजनीति में भी दखल रखते हैं। 2013 के चुनाव में अनीता बदेल के खिलाफ पूरे पाल बिछला में पोस्टर लगे थे, अनीता बदेल भगाओ, यहाँ नो कंस्ट्रक्शन जोन, हमारे मकान टूट जाएंगे। 2018 में भी, और वो आपके ही पत्रकार लोग थे और आपके ही लोग थे जिन्होंने जाकर के किया है। पिछला वाली जो सड़क है, उस सड़क पे जो पीछे दरवाजा खोला गया रेलवे के लिए, रेलवे का जो दूसरा प्लेटफॉर्म का दरवाजा है, हाँ, वो सड़क इतनी एलिजिबल दिखती ही नहीं है। वे मिस प्लानिंग का नतीजा है। वो सड़क इतनी चौड़ी है ही नहीं कि रेलवे जैसी कंपाउंड का बाहर का ट्रैफिक झेल सके। आपने कभी नोटिस किया हो तो देखिए, वो तो पुराना बसा, तोपदड़ा जो है वो आज का बसा नहीं है ना, पुराना बसा है, ठीक है ना। तोपदड़ा तो मेरे ख्याल से पुराने शहर में गिनती आती है, पुराने शहर की बस्ती में गिनती आती है ना, आज का तो बसा नहीं है। उस जमाने में जब 4 व्हीलर नहीं होते थे, 2 व्हीलर नहीं होते थे, है ना, तब की सड़क है वो, उस समय की परिस्थिति के अनुसार वो ठीक है सड़क, उस समय की परिस्थिति के अनुसार तो वो सड़क पर्याप्त थी। अब आपने 4 व्हीलर खरीद लिए, आपने मोटरसाइकिल खरीद ली, तो वो सड़क करेगी क्या? आप बताइए ना, वो सड़क क्या करेगी? वो तो उतनी ही जितनी पहले थी। रेलवे की सेकंड एंट्री गेट वहां इसलिए खोला गया ताकि जो रेलवे की गाड़ियां हैं, जो प्लेटफॉर्म में हमारी गाड़ियां कम आती हैं, वो गाड़ियां अधिक से अधिक आ सके, ज़्यादा गाड़ियां संचालन यहाँ हो सके, इसलिए लाइन वहां डाली गई, 2 ट्रैक एक्स्ट्रा डाले गए और उन ट्रैक तक पहुंचने के लिए दूसरे गेट से भी लोग आसानी से ट्रैफिक यात्री उन ट्रेनों को पकड़ सके, वहां पहुंच सके, इसलिए वो सेकंड एंट्री गेट वहां पर खोला गया। तो ये तो वो उस रोड की गलती नहीं है, वो तो जो पहले आज से 70 साल 80 साल पहले वो रोड थी, वही रोड आज है। एक बात और, ये चलिए चुनावी टाइम है तो थोड़ी वो बात करके देखते हैं। आप हालांकि देखिए, आपसे ज्यादा मजबूत चेहरा अभी मुझे नहीं लगता बीजेपी में कोई दिखाई देता है, लेकिन फिर भी गाय बगाए सुनते रहते हैं कि ब्रिजलता हडा जो है वो हो सकता है दक्षिण से चुनाव लड़ते, या उनका मानस है। तो ऐसे में अगर 20 साल सेवा करने के बाद, 20 साल चलने के बाद अगर आपकी पार्टी ऐसा रिस्क या किसी नए आदमी को उतारने की कोशिश करे या बदलाव की तरफ इशारा करे, तो उसको कैसे रिएक्ट करेंगे आप? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की सिपाही हूँ। कभी भी अनीता बदेल ने चुनाव नहीं लड़ा है। अजमेर दक्षिण से कमल के फूल ने चुनाव लड़ा है ना। कमल का फूल चुनाव लड़ेगा, चेहरा कोई भी हो सकता है XYZ, परंतु होगा कमल का फूल ही, ये तय मानिए, और वो जीतेगा भी, ये मैं आज आपके चैनल के माध्यम से गारंटी से कहती हूँ। चलिए, तो ये थी अनीता बदेल। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम आपको, कि ईश्वर करे आपको 25वें साल तक हम विधायक बनता देखें, और आपकी सेवाओं का और आपके इस कमिटमेंट का जो आज आपने दिखाया, उस कमिटमेंट का फायदा दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र को मिलता रहे। धन्यवाद।